क्वेश्चन नंबर 1 कहते फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स। तो मुझे कुछ वेक्टर गिवन है और मुझे उनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक पार्ट करा देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट वन, तो ये कहता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप लोगों को बताया गया था कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ, इधर देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। क्योंकि सिंगल वेक्टर है तो आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ, पता है ए बी सी क्या है, आई जे एंड के कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर आएगा, इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फाइनली यू विल गेट 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। क्लियर है। तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं बी एंड सी का भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों, आपको फाइंड आउट करने हैं ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। देखो एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, इसने कहा मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भले ही उनकी अलग हो। क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या रखना है, सेम रखना है। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड को सेम रखना है तो एक काम करते हैं, जो वैल्यू ए की होगी उसे बी को दे देते हैं, जो बी की होगी उसको ए को दे देते हैं, बाकी इन तीन वैल्यू को सेम रखना। क्लियर है। तो एक वेक्टर हमने मान लेते हैं भाई, एक वेक्टर मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा वेक्टर क्या कर लेते हैं भाई, दूसरा वेक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं वेक्टर बी। एक काम करना, इसका कोफिशिएंट इधर दे देना, इसको इधर दे देना। तो ये 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये बात मैं कंफर्मेशन भी देता हूं उसको। देखो कैसे, मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा देता हूं। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आएगा 4 प्लस 9 प्लस 1। मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 14। अगर आप इस वेक्टर की देखो तो आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 14। क्लियर है। देखो दोनों के दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। और आपसे क्या बोला गया था भाई कि कोई भी दो ऐसे वेक्टर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप चाहते तो सेम वेक्टर लिख लेते, बस यहां प्लस और वहां माइनस लगा देते, तब भी आपका मैग्नीट्यूड सेम आता है। क्योंकि जब हम -3 रखते हैं यहां पर तो स्क्वायर उसको ऑलरेडी प्लस कर देता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको आई थिंक दो ऐसे वेक्टर बताने हैं। कहते हैं राइट एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। यही बोला गया ना कि डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर है। देखो एक बात ध्यान से सुनना बेटा, इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए और आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बेटा। तो मतलब अगर आपको कोई भी दो वेक्टर लिखने हैं जो एक ही डायरेक्शन में है तो पहले एक वेक्टर लिखो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो या हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से कर दो, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, केवल और केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और यहां क्वेश्चन में बोला गया है हैविंग सेम डायरेक्शन
ऐसा नहीं बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो फिर वो दो अलग अलग वेक्टर नहीं होंगे। तो यहां भी आप लोग लेट कर सकते हैं भाई। देखो भाई, वेक्टर ए तो आप लेट कर लेना 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी आप लोग लेट कर लेना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा भाई? ये काम करो, हाँ ठीक है ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो आप सीधा सीधा, कितना आएगा भाई? 4i 6j प्लस वॉट 8k। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई दो वेक्टर गिवन है, अगर ये प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है तो कैसे करेंगे भाई? मैग्नीट्यूड सेम है ऐसे करेंगे, अगर पैरेलल है तो कैसे करेंगे? तो आप अपने पास कहीं नोट कर लो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और एक वेक्टर है b a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। अब यहां पे कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, फोर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के लिए कैसे कंडीशन लिखेंगे? इधर देखो बच्चों, पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में a1 a2, b1 b2 और c1 c2 जीरो होना चाहिए। क्लियर? अब यहां से अगर आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं तो पता है कितनी आती है? 2/4। कितना आएगा? 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा? 3/6। कटिंग करेंगे 1/2। c1 अपॉन c2 कितना आएगा? 4/8, 1/2। क्लियर है? तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल है, और अगर ऐसा है तो वेक्टर्स पैरेलल है, हमने कंफर्म भी कर दिया। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है। इसका मतलब आपका वेक्टर a वेक्टर b के पैरेलल है। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स आ गए पैरेलल वेक्टर, और हमने पैरेलल वेक्टर लिखने के साथ साथ ये कंफर्म भी करके दिखाया कि जो एग्जांपल्स हमने लिखे वो करेक्ट है। क्लियर है ना? एक तरह से वेरिफिकेशन दिया है हमने अपनी तरफ से कि जो वेक्टर्स हम मेंशन कर रहे हैं वो वेक्टर्स हमने सही लिखे हैं। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे, अगर आपको सपोज करते हैं दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो आपको कुछ इस तरह से a1 a2 b1 b2 का एडजस्ट करना पड़ेगा कि इनका सबका सम 0 आए। ठीक है ना? करते रफ, नोट हो गए? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक वेक्टर है आपके पास, मैं इसे लेट कर लेता हूं वेक्टर a, 2i कैप 3j कैप। एक वेक्टर है सेकंड वन, ये कहता है एक्स आई कैप और वाई जे कैप। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वल। तो इधर देखो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि वेक्टर ए इक्वल है किसके? वेक्टर बी के। इसका मतलब 2i कैप 3j कैप इक्वल है एक्स आई कैप वाई जे कैप के।
देखो, जब दो वेक्टर इक्वल पता है कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब आई जे के कोफिशिएंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए, इधर देखो ध्यान से। यहां दो बातों में डिफरेंस है, वेक्टर पैरेलल है या वेक्टर इक्वल है। अगर वेक्टर पैरेलल है तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल होंगे। लेकिन अगर वेक्टर इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका a1 a2 के इक्वल जाएगा, b1 b2 के और c1 c2 के। तो ये सीधा सीधा 2 किसके इक्वल जाएगा और 3 किसके इक्वल जाएगा? तो यहां से इंप्लाइज करेगा कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू आपके पास 3 होगी। आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयर बोथ साइड। क्लियर? पैरेलल में उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि पैरेलल में मैग्नीट्यूड डिफर कर सकते हैं दोनों के। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। देखो भाई, अब मैं बताता हूं वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट कैसे लिखते हैं किसी के। इधर ध्यान दो बेटा, आपके पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है, एक पॉइंट दिया है इसने इनिशियल पॉइंट है इसका 2,1 और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट है -5,7। कहता है इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बताओ, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बताओ। देखो कैसे बताए जाएंगे इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, इधर ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले तो ये जो वेक्टर है ना ए बी, ये वेक्टर मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ये वेक्टर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको फाइंड करने के वैसे तो दो रास्ते हैं, लेकिन फिलहाल पहले वाला रास्ता समझो जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है रास्ता। ये आपको पता है इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और ओ से अगर आप ए को ज्वाइन करते हैं तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता है। ऐसे ही अगर आप बी को ज्वाइन करेंगे तो ओ भी जो है वो पोजीशन वेक्टर आएगा। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, आपको एक वेक्टर ओ ए निकालना पड़ेगा। बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। ओ ए आएगा कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब आप कहोगे के कैप कहां गया? के कैप भी है, कितना लिखना चाहो ठीक है, नहीं लिखना चाहते नहीं सही। बाकी यहां पे आपको बता दूं तो 0 के कैप है, ठीक है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। अगर आप ओबी वेक्टर की बात करोगे, कहां पर बेटा? अरे गलत लिखा है हमने, ये 2i कैप और प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप आना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है ओ ए, इसके लिए आएगा वो। ठीक है ना? कितना आएगा? -5i कैप 7j कैप और 0 के कैप। आपको निकालना है ए बी वेक्टर। तो ध्यान रखना, अगर दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपके पास है तो वो वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? इधर देखो, ए बी वेक्टर हमेशा निकलेगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। एक्सप्लेन करूं ये कहां से आया? देखो कैसे आया। ये वाला वेक्टर कौन सा है? ओ ए। और ये वाला कौन सा है? ओ बी। ये वाला प्रूफ करना है कि ये वाला वेक्टर, चलो फिलहाल इसे भी लिखो,
ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है। अब आप देखना जरा, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ, जहां इसका हेड है वहां से टेल हुआ स्टार्ट, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना ओ बी, इन दोनों का सम है। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आती है कि ए बी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर यहां से कहीं ना कहीं ओ बी वैक्टर के इक्वल आ रहा है। तो अगर आपको ए बी वैक्टर निकालना है तो वो कहीं ना कहीं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर के इक्वल होगा। बाकी हम इसे रट लेंगे, कभी भी कोई वैक्टर निकालना होगा बाद वाले केस से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो ये फाइनली कितना बैठेगा भाई, करो कंप्लीट। -5 i कैप प्लस 7 j कैप 0 k कैप। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में कर सकता था, लेकिन फिर ये वाली बात आपको पता नहीं लगती। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। अगर आप सब्ट्रैक्ट करने पे आओगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 7i कैप बनेगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो प्लस 6 j कैप हो जाएगा और 0 k कैप हो जाएगा। ये वेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब बात आती है इसके स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट्स की, इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स की। यहां तक नोट हो गया ये? देखो भाई, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वेक्टर तो फाइंड कर ही लिया हमने, पता है आपको स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब ये जो आपके इसमें कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये विदाउट आई जे एंड के, कोमा लगा के लिखेंगे, -7 6 एंड 0। देखना वेक्टर कंपोनेंट में यही आंसर दे रखा गया, या डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया इसने। हाँ यही होगा इसका आंसर। एक ये हो जाएगा आपका, वही लिख देते हैं बाद में, वेक्टर कंपोनेंट, तो उसमें ये आपका वेक्टर ही आ जाएगा -i कैप 6j कैप और 0 k कैप। ये विद डायरेक्शन है, वो विदाउट डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर लेना आप लोग। सम करना है तीनों वेक्टर्स का, तो सीधा सीधा क्या करना है, आई वाले में आई को एडजस्ट कर देना, जे वालों में जे को एडजस्ट कर देना और के वाले में के को एडजस्ट कर देना, जैसे यहां पे किया हमने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एग्जांपल में कराया है मैंने आपको। देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वेक्टर है आपके पास ए, आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है? मतलब ये वेक्टर कहीं ना कहीं ऐसे होगा, इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ
1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, magnitude of a, that will be under root 1 plus 1 plus 1, sorry 1 plus 1 plus 4, it will be under root of 6. तो यहाँ से आपको a कैप निकालना है, तो a वेक्टर आपको पता ही है, i कैप j कैप 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 6. इसको सबके नीचे अलग अलग लिखेंगे ऐसे, i कैप j कैप k कैप, इट विल बी द आंसर. फाइन. तो ये यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. क्लियर है. फिर से क्वेश्चन कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू. एक वेक्टर पी क्यू है जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है. पी का कोऑर्डिनेट किया आपको कितना, जल्दी बताओ भाई, 1,2,3 और एक क्यू है आपके पास, जल्दी बताओ ये कितना है, 4,5,6. आपको पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है. देखो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे अब कि जो आपका ओपी वेक्टर होगा, इसके अकॉर्डिंग ओपी वेक्टर आप समझ गए होंगे कहां होगा. ओपी वेक्टर बैठेगा आई कैप जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. ओ क्यू क्या है बच्चों, ओ क्यू है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर, सॉरी ऑफ पॉइंट क्यू. अभी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको पी क्यू वेक्टर. तो ये होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर. कितना आएगा भाई ये, 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप, माइनस करते हैं आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप. चलो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 आई कैप 5 माइनस 2 3 जे कैप और 3 के कैप. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है. इधर देखो भाई, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ये रिक्वायरमेंट है. तो पता है कितना होगा ये होगा बच्चों पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड. किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं. चलो पी क्यू वेक्टर पता ही आपको कितना है, कितना है भाई पी क्यू, 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप. मैग्नीट्यूड ये निकाल दो इसका, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, 9 9 9 27, 3√3 हो जाएगा. फैक्टर करोगे इसके तो ये 3√3 हो जाएगा. सबके नीचे अलग अलग प्लेस कर दो, 3 आई कैप अपॉन 3√3, 3 जे कैप 3√3 और प्लस 3 के कैप 3√3. ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप. इट विल बी द फाइनल आंसर. क्लियर. तो ये पता क्या है, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू. मतलब पी क्यू की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा.
आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो 1 आएगा। आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल के देखो 1 आएगा। इन सबके मैग्नीट्यूड कितने आते हैं? 1 आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9 अपने आप कर लेना, ठीक है। 9 में आपको ए और बी वेक्टर दिया है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में इसको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले तो आप ए प्लस बी को ना सी मान लेना। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हिंट दे रहे हैं। जब सी निकल जाएगा तो सी कैप निकालने के लिए समझिए, ए प्लस बी को सी मान लेना और फिर सी का यूनिट वेक्टर निकाल देना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको। देखो अभी तक ना आप ऐसे वेक्टर निकाल रहे थे जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता था। अब ये डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर निकलवाएगा जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपको एक वेक्टर दिया है हमने, और वेक्टर है 5 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। पता क्या कह रहा है इस बार इसने ये नहीं कहा कि आप यूनिट वेक्टर बताइए, इसने कहा इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। एक काम करते हैं ना, हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे होगा क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1, और जब वो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 8। क्लियर? तो सबसे पहले टारगेट करेंगे ए कैप। लो भाई, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ये निकाल दूं 5 आई कैप माइनस जे कैप और 2 के कैप, यही कैलकुलेट कर दूं उसका मैग्नीट्यूड। 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 5 आई कैप जे कैप 2 के कैप। लो जी, ये 25 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 4 बनेगा। 5 आई कैप जे कैप 2 के कैप, ये तो अंडर रूट ऑफ 30 आ गया। क्लियर? आप चाहो तो सबके नीचे से अब अलग अलग प्लेस कर दो, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना एक्चुअली। देखो ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, वो भी यूनिट वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आपको चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है भैया आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा होगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। वो पता कितना होगा, देखो वो होगा 8 इंटू ए कैप, 8 इंटू ए कैप। 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता लग गया ना, मैग्नीट्यूड 8 चाहिए इस बार। तो लो भाई 8 इंटू लिख दो अपना वेक्टर 5 अपॉन रूट 30 आई कैप रूट 30 जे कैप 2 अपॉन रूट 30 के कैप, ये आ गया 40/30 आई कैप 8/30 जे कैप 16/√30 के कैप, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक ऐसा वेक्टर निकाला हमने जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8 था। क्लियर है भाई?
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रूफ करो कि कॉलिनियर है। एक वेक्टर ए गिवन है आपके पास, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी है आपके पास, -4i कैप 6j कैप और -8k कैप। देखो मैंने आपको बताया था पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग हो जाते हैं वो। मतलब ये दोनों वेक्टर अगर आप देखो तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग सिस्टम होता है। अब इसे ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं तो फिर ये कोलिनियर हो जाएंगे। और अभी बताया मैंने आपको, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को इक्वल प्रूफ करना है। अगर वो इक्वल आते हैं तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। लिखो भी, आप a1/a2 निकालो जरा, 2/-4 आएगा, मतलब -1/2 आएगा, b1/b2 आएगा, कितना आएगा भाई जल्दी बताओ, -3/6, तो ये भी -1/2 आएगा। c1/c2 ये 4/-8, ये भी -1/2 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, सिंस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हैं, देयर फोर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। क्लियर। एक तरीका ये भी था आपके पास कि जो आपका वेक्टर बी था, कुछ जगह पे आपको ऐसे भी सॉल्यूशन मिलेगा। आप इसमें से -2 कॉमन ले लो। देखो ऐसा करने से अंदर क्या बचेगा, 2i कैप -3j कैप और +4k कैप। ये वेक्टर ए हो जाएगा आपका, ये वेक्टर ए हो जाएगा। आपको पता होगा किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल उसकी लेंथ बढ़ती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो 2 में ए से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके बेस पे भी आप लिख सकते हैं। बाकी ये परफेक्ट वे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। वो उसका डबल है, वो एक ही लाइन में है, तभी होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो भी निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन भी। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, मैंने बताया था आपको, जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनते हैं आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ किसी वेक्टर के, उनके जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एल एम एन से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको वेक्टर्स गिवन है तो भी आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करने हैं। देखो भाई ध्यान से, एक वेक्टर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, आई कैप 2j कैप और 3k कैप। you need to find the direction cosine, you need to find the direction cosine। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट होंगे भाई, इधर देखो। सबसे पहले आपको उसमें ना एक मैग्नीट्यूड की नीड पड़ेगी, तो मैं पहले आपको बता दूं, मैं मैग्नीट्यूड इसीलिए निकाल रहा हूं। तो √1² 2² और 3², √ कितना आएगा भाई, 1 + 4 + 9, ये √14 आ गया। आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल कैसे निकालते हैं, इधर देखो बेटा, एल निकालते हैं ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर ए बी सी पता क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। वो वेक्टर ए अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहां से ए कितना आएगा भाई, 1/√14। चलो एम फाइंड करते हैं, बी अपॉन, अब यहाँ ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सब में सेम आएगा, तो 2/√14। एन कितना आएगा, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3/√14। फाइनली लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर, कोमा लगा के लिखते हैं, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अगर मुझे एंगल्स गिवन होते तो मैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा से फाइंड आउट करता। देखो अब ये ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को ना चेंज करना स्टार्ट करेगा। जैसे पहले एक ही चीज पूछता था, वेक्टर बता दो, अब वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पूछे, अब पॉइंट से सीधे डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थोड़ा सा चेंज किया इसने। एक पॉइंट दिया है ए, उसका कोऑर्डिनेट है 1,2,-3। एक पॉइंट है आपके पास बी, उसका कोऑर्डिनेट है -1, -2 और 1। कहते हैं एक वेक्टर है ए टू बी, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। मतलब पहले ए बी निकालो, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। चलो भाई, पहले तो ओ ए वेक्टर निकालो, कितना आएगा, ओ ए आएगा आई कैप +2 जे कैप और -3 के कैप। फिर ओ बी वेक्टर निकालो, कितना आएगा, -i कैप -2 जे कैप और +k कैप। अब ए बी वेक्टर निकालो, और ये ओ बी वेक्टर -o ए वेक्टर होएगा। ये भी ध्यान देना, कभी ओ ए माइनस ओ बी कर दो उसको, गलत हो जाएगा ये, समझिए ना। ओ बी माइनस ओ ए, -i कैप 2 जे कैप एंड के कैप। इसमें से माइनस करेंगे आई कैप +2 जे कैप और -3 के कैप। चलो -i कैप, पहले ब्रैकेट ही ओपन कर लो फिर एडजस्ट कर लेना, 2 जे कैप एंड के कैप, -i कैप -2 जे कैप और +3 के कैप। फाइनली -2i कैप आएगा, इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो -4 के कैप आएगा और +4 ये जे कैप आएगा और ये 4 ही के कैप आएगा। इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में अभी आपको नीड पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, कैसे निकलेगा, √ऑफ -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, √ऑफ 4 + 16 + 16, 36 बैठेगा क्या, 36 मतलब 6। आपको पता है इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू -2 रहेगी, बी की वैल्यू -4 रहेगी और सी की वैल्यू 4 रहेगी। एल एम एन फाइंड करने हैं आपको, फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। एल निकालो, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए कितना है, -2/6
-1/3 m निकालो b अपॉन वेक्टर ए बी कितना है -4/6 -2/3 n निकालो c अपॉन ए बी कितना आएगा भाई 4/6 2/3 कोमा लगा के लिख देना जैसे यहाँ पे लिखे थे मैंने। क्लियर। तो फाइनली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी -1/3 -2/3 एंड 2/3। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शो दैट आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कह रहा है कि ये आपके पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ये कहता है कि एक वेक्टर है आपके पास ए, आई कैप जे कैप और के कैप, ये एक वेक्टर दिया है। पता है क्या कह रहा, शो दैट इट इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। भाई यही तो है, ओ एक्स ओ जेड है, सॉरी ओ वाई है, ये ओ जेड है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है ये। इसने कैपिटल लिख के, आप भी चाहो कैपिटल लिख लो। ये कहता है कि जो वेक्टर है ना आपका, ये जो इसने दे रखा है, ये कहता है इक्वली इंक्लाइंड करता है। मतलब इसके साथ जो एंगल बनाता है अल्फा, इसके साथ बनाता है बीटा और इसके साथ जो बनाता है गामा। प्रूफ करो कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। अभी करते हैं। मुझे आते हैं अल्फा बीटा गामा निकालने। डायरेक्शन कोसाइन ही तो होते हैं। डायरेक्शन आप चाहो तो इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल के डायरेक्शन कोसाइन से ही आंसर लिख सकते हो। अगर किसी के डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो उनके अल्फा बीटा गामा भी सेम ही होंगे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है कोस अल्फा निकालो आप जरा। पता है कैसे निकालते हैं हम लोग? पता है फॉर्मूला? कोस अल्फा एल ही होता है, मतलब ए अपॉन दिस वन। यहां पर मैं आपको बता दूं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। आई जे के कोफिशिएंट होते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इट विल बी 1 अपॉन रूट 3 कॉस बीटा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको ना, ये थोड़ा सा मेंशन कर देना, वैसे तुमने फिगर बना दी, ये मेंशन कर देना कि अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वैसे हमने फिगर में मेंशन कर दिया, फिर भी आप कर देना पेपर में। इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इट विल बी 1 अपॉन रूट 3 cos बीटा c अपॉन, it will be 1 upon under root of 1 square 1 square 1 square। it will be 1 upon root 3। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा इक्वल है, और यहाँ से इंप्लाइज होएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है ये इक्वली इंक्लाइंड है। ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड पर, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड पर
ये इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको हिंट देता हूं, वो आपसे इजीली हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ना एक सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, जैसे आप क्लास 10th में लगाते थे। बस यहां वेक्टर आ गया। इधर ध्यान देना भाई। मान लेते हैं एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, और आपको इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ये आपको पता है, ये गिवन है। इसका पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन है। कहता है एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ जो इसे 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम अभी जनरली ले लेते हैं m1:m2 में डिवाइड करता हूं, तो ये पॉइंट R होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है आपसे, समझिए? मतलब OP आपको पता है, OQ आपको पता है, OR रिक्वायरमेंट है। तो OR देखो कैसे निकालते हैं। OR ये रिवर्स चलेगा, आपको पता होगा। अगर M1 जाएगा तो OQ आएगा, और फिर प्लस OQ वेक्टर है, ध्यान रखना, और फिर M2 जाएगा तो OP आएगा अपॉन M1 प्लस M2। ये तो है आपका इंटरनली। ये कभी कभी ना एक वर्ड यूज कर देते हैं एक्सटर्नली, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। M1OQ बीच में माइनस लिखना पड़ेगा, M2OP, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, और नीचे भी आपका M1 माइनस M2 आएगा। ये तब लगाना है जब वो बात करे एक्सटर्नली। वैसे मैं बता दूं, इसे काम को करने का एक तरीका और भी था, वो लेकिन लेंथी पड़ जाएगा। इस वेक्टर से इसके कोऑर्डिनेट निकाल के इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। सेक्शन फॉर्मूला आता है ना वो M1x2 का। बाकी आप वेक्टर में डील कर रहे हैं तो वेक्टर से खेलें। समझ में आ गई बात? कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसका R, तो सीधा सीधा लिखते OQ प्लस OP/2, OQ प्लस OP/2, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालते थे x1 प्लस x2/2 से मिड। क्लियर बात है? तो इनको कर लो 15 तक आज, बाकी आगे भी हो जाएंगे अगर करना चाहोगे आप लोग। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो आज की, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे इसकी, इसमें काफ़ी सारे प्रूफ भी है, वो भी कराएंगे। ठीक है, इसकी बेटा बुक